वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट वीक हम लोगों को कैसा मार्केट बिहेवियर मिल सकता है, क्या मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास में एक हाफ ईयरली का भी क्लोज यहाँ पे हमको मिल गया है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब जो चार्ट आप लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये ईयरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर ईयरली आप टाइम फ्रेम पे देखोगे तो जो प्राइस आपको दिख रही है, जहां पे मैंने स्टार्ट लिखा है और एंड जो पॉइंट लिखा है, तो वहां से लॉन्गर टर्म अगर आप पर्सपेक्टिव रखोगे तो कंटिन्यूअसली जो निफ्टी है ऊपर ही गया है। तो लॉन्ग टर्म में निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बुलिश है। और इसके अंदर आप देखोगे, अगर मैं इसको लाइन चार्ट करूं तो काफी अच्छे से प्राइस ऊपर के तरफ मूव हुई है, ये हमको पता चल रहा है। यानी इसके अंदर स्मूथ मूव्स हम लोग आराम से आइडेंटिफाइड कर पा रहे हैं और कोई भी वोलेटिलिटी हमें इसको नहीं दिख रहा है। अब इसी को अगर मैं हाफ ईयरली करूं तो अब हाफ ईयरली में हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको जो डाउन मूव्स है वो भी क्लियरली आइडेंटिफाइड हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली जो प्राइस है ऊपर के तरफ ही गई है। और इसी को अब मैं अगर क्वार्टरली करूं तो क्वार्टरली में कहीं ना कहीं अब आपको जो डाउन मूव्स है वो और भी शार्प आपको दिखाई दे रहे हैं। तो हमने अभी जो टाइम फ्रेम देखे हैं दैट इज ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली हमने देखे हैं। तो जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग बड़े बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर बड़े अमाउंट के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, तो बेसिकली उन लोगों को क्लियरिटी रहना माइंड के अंदर, प्राइस बेसिकली क्या कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। तो जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप चार्ट देखना चालू करोगे उतना ही आपके माइंड में क्लियरिटी आते रहेगा। और जितने छोटे टाइम फ्रेम पे आप जाओगे ट्रेड लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उतना ही ज्यादा नॉइज और वॉलेटिलिटी वहां पे रहेगा। तो जो आप करना चाहोगे उसका अपोजिट आप वहां पे करके आ जाओगे। यानी कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट से आप खरीदना तो चाह रहे हो, बट कोई निगेटिव न्यूज आ जाती है और उसके बाद में आप खरीदने के बजाय वो स्टॉक बेच देते हो और वहां से वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। तो स्टॉक मार्केट में जैसे कि हमने कुछ हफ्ते पहले भी देखा था, तो यहाँ पे सारा कुछ जो खेल है, जो प्राइस आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ बायर और सेलर, यहाँ पे बिना बायर और बिना सेलर के प्राइस मूव नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म में यानी कि जब भी आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, 5 मिनट पे जाओगे, डेली में जाओगे, वीकली में जाओगे, और वहां पे आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, जहां से आप जो भी एक्शन लोगे वो एक्शन आपका इमोशन बेस्ड रहेगा। इसीलिए जब कभी भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो एक हायर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और अगर इसी को मैं मंथली करूं तो और भी काफी इजीली आपको यहाँ पे प्राइस के अंदर ड्रॉप देखने मिलेगी। और ये जब कोई भी ड्रॉप आ रहा है, ये वोलेटिलिटी क्या कर रहा है, आपके माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। आप बाय करना चाहते थे पर आप सेल करोगे, और वही वोलेटिलिटी आपको अपोजिट डायरेक्शन में भी कंफ्यूज करेगा। आप सेल करना चाह रहे थे बट आप वहां पे बाय कर लोगे और वहां से प्राइस नीचे आ जाएगा। तो लॉन्गर टर्म में हायर टाइम फ्रेम पे आपका चार्ट पे ध्यान रहना, बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस क्या कर रहा है ये हमेशा से ही आपको चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हाफ ईयरली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को 30 जून 2025 में एक हाफ ईयरली क्लोज मिल गया है, वो भी एक हायर
हाईएस्ट हाफ ईयरली क्लोज हमको मिल गया है, और लास्ट हाफ ईयरली का जो हाई है दैट इज 25,669। तो अभी तक वो ब्रेक नहीं हुआ है। यहीं पे हमको एक क्वार्टरली भी क्लोज मिल गया है, क्वार्टरली भी हाई मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा हाफ ईयरली और क्वार्टरली ये दोनों टाइम फ्रेम के हाई एक जैसे ही है। अब प्राइस जो है अपने एक्सट्रीम जो एंड का जो एक सप्लाई जोन था जो छोटे टाइम फ्रेम पे है उसके पास अब आना चालू हो रही है। और अगर आप क्वार्टरली की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि एक रेड कैंडल बना, उसके बाद में एक बेस कैंडल बना। ये जो मूविंग एवरेज है रेड कलर का वो 9 EMA है। तो क्वार्टरली 9 EMA को प्राइस टेस्ट करके यहाँ पे जो एक डिमांड जोन था प्राइस उसको सपोर्ट लेके वो डिमांड से अब प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर जा रही है। और जो प्राइस है कहीं ना कहीं अब ऑल टाइम हाई के पास में आके रुकी है। मंथली की बात करें तो अभी भी करंट वीक में लास्ट मंथ का जो हाई है अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर वीकली की बात करें तो वीकली में जो लास्ट हमारा मंथ का हाई था वो भी कहीं ना कहीं अभी लास्ट 27 जून जो हाई था हमारा 25,654। और यहां पे कहीं ना कहीं वो हाई ब्रेक करके प्राइस अब नीचे आया है। तो लास्ट जो वीक का हाई था दैट इज 25,664, सॉरी 25,654, वहां से प्राइस कहीं ना कहीं हल्का सा नीचे आया है। और अगर हम लोग डेली में जाते हैं तो डेली में हम लोग ये जो गैप के साथ में सप्लाई जोन था वो गैप का हम लोग वेट कर रहे थे कि अगर प्राइस वहां पे आती है तो हम लोगों को एक करेक्शन देखने मिल सकता है। इसके पहले हम लोगों ने 5 मिनट के अंदर एक लेवल ड्रॉ करके रखा था, वो हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो लास्ट वीक जो हमारा क्लोज था समवेयर अराउंड 27 जून को। तो एक जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखा था जो 27 जून को ही क्रिएट हुआ था दैट इज 25,521, 25,521। इस लो ने क्या किया था, यहां से प्राइस ने जो लो दिया था यहां से प्राइस ने एक नया इंट्राडे हाई दिया था। तो हम लोग इनिशियली अगर प्राइस 25,521, 25,520 के आसपास अगर आती है तो हम लोग इनिशियली यहाँ पे बाय करने का सोचेंगे। तो इनिशियली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस हल्का सा उस लेवल के पास में आई और यहाँ से हल्का सा ऊपर गए, अल्टीमेटली ये लेवल ब्रेक हो गया। तो जैसे हम लोगों ने लास्ट वीक में देखा था अगर प्राइस 25,521 के नीचे क्लोज हो रहा है, इसके नीचे ही सस्टेन हो रहा है, तो हम लोग अब बाय के बजाय जो है हम लोग अब सेल के बारे में सोचेंगे। तो अब अगर मुझे सेल करना है तो मैं कहां पे सेल करने का सोचूंगा। तो लास्ट जो मेरा बाइंग पॉइंट था जहां पे प्राइस आके रुकी थी और जहां से मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर प्राइस के हाई के ऊपर जब प्राइस जा रही है, इसको हम लोग बोलेंगे बायस रिजेक्शन पॉइंट। तो जैसे ही मुझे अगर पता चल रहा है कि ये जो मेरा हाई था समवेयर अराउंड 25,563, तो जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गई वहां से वापस प्राइस नीचे आ रही है। तो जैसे ही प्राइस ये लेवल के ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने मिलेगा। और हमने बोला था कि अगर डेली का क्लोज मिलता है तो और भी अच्छा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, एक डेली का भी क्लोज मिल गया। तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर ऊपर से है, कहीं ना कहीं एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग है, ये हमको पता था। तो जो भी स्विंग हाई बने हैं जहां से लो ब्रेक हुआ है वो मेरे लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट के लेवल बन जाते हैं। नेक्स्ट डे प्राइस इसी रेंज में ओपन हुआ, फिर से प्राइस नीचे आया।
फॉलो थ्रू लो ब्रेक नहीं हुआ तो सेलिंग इतना स्ट्रांग नहीं था, वापस से प्राइस उसी रेंज को टेस्ट किया और एक अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने मिला। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस अगर 25,000 टू 25 टू 20 आ जाता है तो बहुत अच्छा हमारे लिए एक ऑप्शन रहेगा, वहां से हम लोग बाय करने के लिए सोच सकते हैं। वापस 3 जुलाई को सेम रेंज में प्राइस गई, वहीं से प्राइस नीचे आया और जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हुआ है। तो ये चीजें यहां से आपको बहुत ध्यान से सुनना है। लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, प्राइस ने प्रीवियस डे लो कहीं ना कहीं ब्रेक किया। प्रीवियस डे लो जहां पे अभी मैंने लाइन ड्रॉ की है, दैट इज प्रीवियस डे लो। पहले तो प्राइस ने इसको टेस्ट किया, इसको टेस्ट करने के बाद यहां से प्राइस ऊपर गई और इंट्राडे में नीचे आया, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर है क्योंकि प्राइस पिछले कई दिनों का लो ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रही है। और एक लो बनने के बाद में प्राइस सडनली एक स्पाइक के साथ में ऊपर गई और प्राइस ने जो है एक इंट्राडे हाई यहां पे बनाया। तो मॉर्निंग का जो हमारा हाई था 25,458 और यहां पे हमको जो है मिलाया एक नया इंट्राडे हाई यहां पे हमको देखने मिला। अब अगर इस हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बहुत अच्छी बात थी, यानी ये कंफर्म होता था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर्स है और लगभग प्राइस बहुत कट टू कट उसके ऊपर क्लोज हुई है। यानी अब यहाँ पे मुझे क्या पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है, वो सेलिंग प्रेशर कहाँ पे है और बाइंग प्रेशर कहाँ पे है, ये अब हम लोग पता कर पा रहे हैं। तो 25,613 जहां से हमको एक नया लो देखने मिला है। नया लो का मतलब क्या है कि प्रीवियस लो, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करके प्राइस ने नया लो दिया है। तो अब यहां से जो सेलिंग स्टार्ट हुआ था, वो सेलिंग है कहीं ना कहीं यहां पे आके रुक गया है। ये सेलिंग यहां पे आके रुक गया है। यानी अब हो सकता है जो हमारा नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक जो हमारा ट्रेंडिंग रेंज रहेगा ट्रेड करने के लिए जो भी प्राइस रेंज रहेगा, तो हायर साइड में हमारे पास क्या रहेगा, 25,613 के आसपास प्राइस हायर रेंज रहेगा। और जो लोअर रेंज रहेगा वो लोअर रेंज हमारे लिए रहेगा 25,330। तो ये रेंज में ही कहीं ना कहीं प्राइस ट्रेंडिंग हो सकता है, यानी इसी रेंज के अंदर प्राइस अगले वीक भी रह सकती है। अगर आइदर साइड ये रेंज ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेवल हमको मिलेगा। अगर ये 25,613 तोड़ रहा है तो हम लोगों को नया अपसाइड देखने मिलेगा। और अगर 25,330 ब्रेक कर रहा है तो यहां से लगभग 100 पॉइंट और नीचे जिसका हम लोग वेट कर रहे हैं, दैट इज 25,220, वहां तक हमको नीचे मिल सकता है। अगर प्राइस मंडे या फिर और कभी भी प्राइस 25,330 के पास में आती है तो हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। और अगर प्राइस 25,613 के पास में अगर आ रही है तो यहां पे हम लोग शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे। ये हमारा एक ट्रेंडिंग ट्रेडिंग रेंज रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। निफ्टी एटो काफी सारे अच्छे क्लोजिंग हमको मिले हैं यहाँ पे। अभी निफ्टी एटो अभी भी उसी रेंज के अंदर है और बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एक ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं। डेली में कहीं ना कहीं अगेन 9 EMA के पास में ही कंसोलिडेशन हो रहा है, तो हम लोगों का और भी ऑब्जर्वेशन ज्यादा रहेगा इसके अंदर, क्योंकि हम लोगों को वहां पे एक ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकते एटो सेक्टर के स्टॉक के अंदर।
60 मिनट में जाए तो कहीं ना कहीं अभी भी इजीली 50 का एरिया ब्रेक हो रहा है, और 60 और 40 के बीच में कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेंडिंग आरएसआई का एक ट्रेडिंग रेंज है। तो अगेन नेक्स्ट वीक हमें और ध्यान रखना पड़ेगा एटो सेक्टर्स के अंदर भी कि जब आरएसआई और प्राइस दोनों भी नैरो हो जाएंगे तो हम लोगों को एटो सेक्टर के अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। निफ्टी बैंक का अगर हम लोग देखेंगे तो उसने भी बहुत अच्छा क्लोज दिया। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्जेंस है, तो थोड़ा सा एक प्राइस करेक्शन एक्सपेक्टेड था जो कि करंट वीक में हम लोगों को देखने मिला। तो डाइवर्जेंस है तो प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में ही है। सेम अगर हम लोग निफ्टी की बात करें तो सेम इसके अंदर वैसे हुआ है, एक लो ब्रेक करने के बाद में प्राइस ने एक नया हाई दिया है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी सेम रेंज हम लोगों को देखने मिलेगा। 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर गए तो कहीं ना कहीं 40 ब्रेक हुआ है, 60 ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम लोगों को निफ्टी बैंक में थोड़ा सा कॉशियस व्यू रखना पड़ेगा जो लोग बाय के लिए सोच रहे हैं उनके लिए, क्योंकि इमीडिएट जो ट्रेंड रहेगा दैट इज इंट्राडे जो लोग करते हैं, तो 60 मिनट में कहीं ना कहीं प्राइस ने 40 ब्रेक किया है और 60 के नीचे चल रहा है। 15 मिनट की अगर बात करें तो ये लो ब्रेक करने के बाद में एक अच्छा खासा रिवर्सल हमको देखने मिला है, तो जो 3 जुलाई का जो लो रहेगा दैट इज 56,764 और 56,623, ये रेंज के अंदर जब प्राइस आएगा तभी हम लोग उसको बाय करने का सोचेंगे, या फिर जो ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है दैट इज 56,545, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लो है जहां से हमको एक नया हाई देखने मिला था। तो अगर बैंक निफ्टी 4 जुलाई का अगर लो ब्रेक करता है और 56,545 से अगर हमको रिवर्सल देखने मिल रहा है तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको देखने मिलेगा। तो जो सेक्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है वो एक एटो सेक्टर है, उसके साथ में हेल्थ केयर सेक्टर। तो हेल्थ केयर सेक्टर में हमने 2 वीक पहले ऑलरेडी हमने देखा था कि यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, 9 EMA के ऊपर ही प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, बार बार प्राइस ने रेजिस्टेंस टेस्ट किया है और हमको एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हेल्थ केयर सेक्टर में देखने मिला है। तो अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम से चालू करें तो ईयरली भी अच्छा क्लोजिंग है, हाफ ईयरली भी हमें अच्छा क्लोजिंग मिला है, क्वार्टरली भी, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे ऊपर में प्राइस को रोकने के लिए अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय धिस, यानी 14,700 से 14,900 तक अभी और हमारे पास में 200 ही पॉइंट का गैप है, बट स्टॉक्स के अंदर आपको काफी अच्छा मूव देखने मिल सकता है, तो इसके ऊपर हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि यहां से भी और हम लोगों को काफी सारे ये स्टॉक्स पे ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो वीकली में भी काफी अच्छा क्लोजिंग हमें देखने मिला है, डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो इसके अंदर भी काफी अच्छा क्लोजिंग हमको देखने मिला है। अब जो प्राइस है जहां पे हमने मार्क करके रखा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डेली का सप्लाई जोन है जो दिखने में तो बहुत अच्छा है और स्ट्रांग भी है। तो इमीडिएटली हम लोग इसमें अब हेल्थ केयर सेक्टर में बाय तो करने का नहीं सोचेंगे, वेट एंड वॉच पे रहेगा, बट जो भी करेक्शन अगर आता है तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है हेल्थ केयर के जिसके अंदर हम लोग बाय के लिए सोच सकते हैं। तो जस्ट क्विकली कुछ स्टॉक है उसके अंदर, तो वो स्टॉक हम लोग एक बार देख लेते हैं। हेल्थ केयर के अंदर के जो स्टॉक्स में हम लोगों को कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो एरो फार्मा के अंदर एक लेवल हमको यहाँ पे देखने मिल रहा है कि जहां पे हम लोग उसमें बाय करने का सोच सकते हैं। तो जो लास्ट हमारा रिजेक्शन पॉइंट था कि प्राइस ये हाई के ऊपर गई, यहां से प्राइस नीचे आई है और वापस से प्राइस ऊपर गई है। तो अभी करंट मार्केट जो प्राइस है दैट इज 1191, यहां से अगर कोई करेक्शन आ रहा है तो 1140 के पास में हम लोग बाय करने का यहाँ पे सोच सकते हैं कि एरो फार्मा अगर यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से अगर नीचे आ रहा है
तो 1140 के आसपास हम लोग उसको बाय करने के लिए जरूर सोचेंगे। फोर्टीज भी काफी अच्छा ट्रेंडिंग है, ऑल टाइम हाई के पास में अभी ये स्टॉक चल रहा है। अगर करंट लेवल से ये भी स्टॉक अगर करेक्ट हो रहा है और जो भी रिजेक्शन अगर लेवल के पास में अगर आएगा तो हमारा लेवल रहेगा 740 का। तो अगर ये स्टॉक 740 के आसपास अगर आएगा तो ये स्टॉक में भी हम लोग बाय करने के लिए जरूर सोचेंगे फोर्टीज। तो करंट मार्केट प्राइस से हालांकि थोड़ा सा दूर हम लोग सोच रहे हैं बाय करने के लिए, क्योंकि सेक्टर अगर सप्लाई में आया है बट स्टॉक सप्लाई में नहीं है, तो हो सकता है कि वो लेवल जो है, वो सप्लाई का लेवल जो है वो इजीली ब्रेक हो जाए। लुपिन अभी तक ट्रेंडिंग नहीं है, बहुत अभी भी साइडवेज में चल रहा है। तो एक बार हम लोग इसका हायर टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे तो हमें सब कुछ अच्छा दिख रहा है। क्वार्टरली में भी देखेंगे तो अभी तक तो ठीक ठाक ही है। मंथली की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 9 EMA के नीचे अभी तो ट्रेड कर रहा है, और वीकली की बात करें तो पूरा इसमें एक साइडवेज ही ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं डेली की बात करूं तो एक यहाँ पे एक बाइंग लेवल तो बन के आ रहा है, बट इसके अंदर ट्रेंड इतना क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहे कि हम लोगों को इसके अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। तो अगर हम लोगों को लुपिन के अंदर कोई चांस मिल रहा है बाय करने के लिए, तो जो लेवल है इसके अंदर हमको बाय करने के लिए वो लेवल रहेगा 1954 के पास में हम लोग बाय करने का सोचेंगे। और अगर स्टॉप लॉस हमको रखना है तो जो भी स्विंग लो रहेगा लगभग 1900 के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस इसमें वेट एक्सपेक्ट करेंगे। बट जैसे कि ये स्टॉक काफी साइडवेज में चल रहा है, तो जब यहां से वो रिवर्सल देगा, प्राइस नीचे आएगी और 1955 से जब वो रिवर्स होगा, तो प्रिफर हम लोग करेंगे उसमें बाय करने के लिए। क्योंकि काफी सारे टाइम फ्रेम में हमने देखा कि वो काफी अभी साइडवेज ही चल रहा है, वीकली मंथली में। वे टेक्निकल ग्लिच है, इस वजह से छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट हम देख नहीं पा रहे। तो नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे मैनकाइंड। तो सेम इसमें भी हम लोगों को एक लेवल यहाँ पे दिख रहा है, अगर हमको बाय करना है तो लगभग करंट प्राइस जो है इसका 2439, 2439 से जब ये स्टॉक करेक्ट होगा 2358 के पास में आएगा, तो हम लोग इसको वापस से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। और जो भी स्विंग लोज रहेंगे ना, ये स्विंग लोज ही हम लोग इसको प्रिफर करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसमें स्टॉप लॉस बनाए रखें। तो हेल्थ केयर सेक्टर अभी भी बहुत अच्छा है, उसमें अभी भी रूम है, तो हो सकता है कि वो हमें ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर दे। सीपीएसई सेक्टर अभी भी बहुत टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, तो अभी भी यहाँ पे हमको उसमें वेट करना पड़ेगा। मंथली मंथली पे भी अभी भी सप्लाई जोन में ही ट्रेड कर रहा है। डेली में अगर देखेंगे तो सेम कंसोलिडेशन है, और बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है, तो ये भी सेक्टर के अंदर हम लोग ध्यान रखेंगे। एफएमसीजी सेक्टर डिमांड के पास में तो है, बट अभी भी हायर टाइम फ्रेम पे जो है उसको स्ट्रेंथ नहीं है, ट्रेंड का सपोर्ट नहीं है। और जो लास्ट वीक हमने एक जो स्टॉक इसमें हम लोग देखा था सेक्टर वाइज, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर था, जो लेवल हमने इसके अंदर ड्रॉ करके रखा था, वो लेवल पे आके काफी अच्छा मूव हम लोगों को देखने मिला है। तो लास्ट वीक हमने ये ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा था। तो 27 जून को जो हमारा वीक समवेयर क्लोज हुआ था, तो वो क्लोजिंग था 2306 के पास में, और जो बाय था हमारा 2386। तो एग्जैक्ट उतना ही लेवल टेस्ट किया प्राइस ने, और वहां से एक अच्छा रिवर्सल हम लोगों को देखने मिला। ये था हिंदुस्तान यूनिलीवर। फार्मा सेक्टर जैसे कि हमने देखा, निफ्टी हेल्थ केयर में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था, तो इसके अंदर भी एक कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट देखने मिला है। तो अगला वीक जो भी रहेगा, हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इसके ऊपर हम लोगों का पूरा फोकस रहेगा। अगेन हाई के पास में हमको बाय नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि निफ्टी अगर सप्लाई में जाता है ऊपर के और ये स्टॉक भी जाते हैं, तो वहां से फिर से हम लोग ट्रैप हायर लेवल पे हो सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा एक कंटिन्यूअसली रेंज ब्रेक करने के देखने मिला है। तो एक
फार्मा सेक्टर के जो भी स्टॉक रहेंगे वो स्टॉक बाय करने पे हमारा फोकस रहेगा। तो फार्मा सेक्टर का और एक स्टॉक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो कोहेंस बोल के एक स्टॉक है जो कंसोलिडेशन करके काफी ऊपर जा रहा है। अगर देखोगे तो ईयरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो नया ही लिस्टेड है, लगभग 2020 से है। तो ईयरली टाइम फ्रेम पे तो इतना कुछ अभी बड़ा पिक्चर में बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। हाफ ईयरली देखेंगे तो अभी तो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है। क्वार्टरली में कहीं ना कहीं हमारे 9 EMA के पास में आया है और धीरे धीरे प्राइस नीचे आ रही है। मंथली की अगर हम लोग बात करें तो मंथली में भी 9 EMA के फिलहाल तो नीचे है, और अगर वीकली की बात करें तो वो भी 9 EMA के नीचे है। बट अगर यहां से हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और अगर सेक्टर सपोर्ट अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट आना चाहिए, या फिर यहां से इसने ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए। ये पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया है। तो करंट प्राइस है इसका 1036। अगर यहां से प्राइस 1009 के पास में आती है तो यहाँ पे डेफिनेटली हम लोग बाय करने के लिए सोचेंगे। और जो भी स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये स्विंग लो तो इसने ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़े से बड़े ही स्टॉप लॉस आ रहे हैं। अगर बड़े स्टॉप लॉस रहेंगे तो हम लोग यहाँ से फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, और वहां पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे कोई रिवर्सल दिख रहा है तो हम लोग वहां पे फिर और रिस्क छोटी करके हम लोग उसको इंट्राडे में बाय करने का जरूर सोचते हैं। तो फार्मा सेक्टर ये एक स्टॉक रहेगा कोहेंस। और जो हमने और भी कोई हेल्थ केयर के सेक्टर्स के स्टॉक देखे हैं, निफ्टी आईटी अभी भी बहुत टाइट कंसोलिडेशन है। हाफ ईयरली देखो, क्वार्टरली देखो, अभी भी बहुत अच्छा क्लोजिंग है। जो लेवल हमने मार्क करके रखा था वहां से तो एक बाइंग हमको देखने मिला है, बट बहुत टाइट कंसोलिडेशन अभी भी इसके अंदर चल रहा है। डेली में देखोगे तो बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है, कि जो कि हमारे 9 EMA के ऊपर ही है। तो आईटी स्टॉक्स के अंदर भी हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा कि इसके अंदर भी बहुत दिन हो गए, एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग देखेंगे कि आरएसआई में क्या हमें कुछ वहां पे मिल रहा है। तो आरएसआई में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर के तरफ 60 ब्रेक नहीं हो रहा है और नीचे के तरफ 40 ब्रेक नहीं हो रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं एक रेंज में ही ट्रेड हो रहा है। ब्रेकआउट के लिए हमें क्या चाहिए, 60 ब्रेक करना चाहिए, और लोअर साइड पे 50 के आसपास कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चाहिए। तो अभी भी कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेटेड होता रहेगा। तो निफ्टी आईटी उस पे हम लोगों का ध्यान रहेगा, बट इमीडिएटली ब्रेकआउट तो उसमें अभी तो नहीं दिख रहा है। निफ्टी मीडिया अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। काफी अच्छा मूव आने के बाद में एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाइवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम एक इसके अंदर लूज हो रहा है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच हम लोगों को करना पड़ेगा। मेटल सेक्टर में एक काफी अच्छा स्ट्रेंथ हम लोगों को देखने मिल रहा है। क्यों देखने मिल रहा है, अगर आप देखोगे तो हाईयरली टाइम फ्रेम का जो है हाई, उसने हाफ ईयरली का हाई कहीं ना कहीं ब्रेक किया है। बट हाफ ईयरली का जो हाई ब्रेक किया है उसके बाद में कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग हमको इसमें देखने मिल रहा है। तो अगेन हायर लेवल पे ये वाला जो वीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग हम लोगों को देखने मिल रहा है। वीकली में अभी भी 60 ब्रेक नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा अगला वीक भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसोलिडेशन या फिर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी मेटल में। जो लो यहाँ पे बना है 9046, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है। यहाँ पे एक नीचे लेवल भी है जो डिमांड लेवल है। कोई भी करेक्शन अगर आता है 9280 या फिर 9046 के पास में, तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में भी हम लोग डेफिनेटली बाय करने का जरूर सोचेंगे। निफ्टी 500 एक अच्छा क्लोजिंग हमने लास्ट वीक भी देखा था। वीकली भी बहुत अच्छा क्लोजिंग दिया है। कहीं ना कहीं अभी भी सप्लाई में ये ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स चल रहा है। तो बहुत सारे स्टॉक्स में भी आप प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हैं। बहुत टाइट कंसोलिडेशन है। 9 EMA का सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया है। तो ये हमारे रडार पे रहेगा, क्योंकि 9 EMA को टेस्ट करके अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो हम लोगों को इसमें ध्यान चाहिए। बट
40 तक प्राइस नीचे आए तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाके प्राइस कंसोलिडेट करे और फिर हमको उसमें एक ब्रेकआउट देखने मिले। और जो हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे, दैट इज निफ्टी इंफ्रा, तो उसमें भी बहुत अच्छा क्लोजिंग हमको देखने मिला है। इसके अंदर भी कंसोलिडेशन, एक बेस कैंडल बना है और कहीं ना कहीं इसके अंदर भी कंसोलिडेशन हुआ है, तो अभी भी निफ्टी इंफ्रा एक बहुत अच्छा बाइंग ऑप्शन हमारे लिए हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक जो हमने निफ्टी के लिए जो रेंज हमने देखी है, थोड़ा सा वाइड रेंज है, तो कहीं ना कहीं वो रेंज में ही हम लोगों को प्राइस देखने मिलेगा। तो ऊपर के तरफ जो रेंज हमने ड्रॉ की थी 25,613, और नीचे की तरफ हमने जो ड्रॉ करके रखी है वो लेवल रहेंगे 25,376 से लेके 25,330। तो ये लोअर लेवल है, यहाँ पे हम लोग बाय का सोचेंगे। अगर 25,613 आ रहा है तो वहां पे हम लोग जरूर शॉर्ट के लिए सोचेंगे, दैट इज टू इंट्राडे। और अगर 25,330 ब्रेक कर रहा है तो 25,223 तक फिर हम लोग वेट करेंगे। इसके नीचे अगर आ रहा है, 25,330 के नीचे अगर आ रहा है, तो फिर अगेन 100 पॉइंट का हमारे पास रूम है। तो उस 100 पॉइंट के लिए जिन लोगों को लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के अंदर प्राइस बैठ रहा है, तो जरूर वो शॉर्ट के लिए सोच सकते हैं। जो सेक्टर्स हमको ध्यान रखने हैं दैट इज नेक्स्ट वीक, जिसके अंदर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो स्टॉक्स के अंदर, दैट इज एटो, हेल्थ केयर, इंफ्रा, फार्मा सेक्टर्स। तो ये सेक्टर्स पे आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि प्राइस इसी रेंज में ट्रेड करते रहे और स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत अच्छे मूव देखने मिल सकते हैं। तो थैंक यू आपका इंपॉर्टेंट समय देने के लिए। किसी को कुछ डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो आप चैट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीक।